हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 24 जनवरी 2023 को। और इस पेपर के हमने एक दो पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है। उस लिंक पर क्लिक कर कर आप इससे पहले के जो पार्ट रह गए हैं उनको देख सकते हैं। और उस वीडियो में लगभग आपको 100 वीडियोस मिलेंगी। इतनी सारी वीडियोस इसलिए हैं क्योंकि 2014 से 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी पेपर मैंने उस प्लेलिस्ट में कवर कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6, 7 और 8th क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता है। आपको बस इन तीनों क्लासों की ही एनसीईआरटी करनी है। उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एमसीक्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी हेल्प लेने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करकर इन सबको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमने 50 तक पहले कंप्लीट कर चुके हैं और अब आज हम देखेंगे 51 से। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? जो युग्म सही सुमिलित है वो हमें देखना है। ये है पृथ्वी की परतें। ठीक है, ये तीनों परतें दे रखी हैं और ये दे रखे हैं मूल तत्व। ठीक है, मतलब कौन सी परत में कौन कौन से मूल तत्व पाए जाते हैं। और ये आया है आपका 7th क्लास की सॉरी, ये आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से और चैप्टर नंबर 2 से आया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से आया है। अब देखते हैं एक महाद्वीपीय संहित जो परत है, महाद्वीपों की जो संहित परत है वो किससे बनी हुई है? सिलिका एवं मैग्नीशियम से। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम से जो परत बनी हुई है वो बनी हुई है महासागरों की। ठीक है, किसकी बनी हुई है? महासागरों की, और महाद्वीपों की नहीं बनी हुई है। बी है महाद्वीपीय परपट्टी। महाद्वीपीय जो परपट्टी है वो इन्होंने बताया है कि सिलिका एवं लोहे से बनी हुई है, जबकि वो सिलिका और लोहे से नहीं बनी हुई है, वो बनी हुई है सिलिका और एल्यूमिनियम से। ठीक है, किससे? सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। सी है कोर या कोड, किससे बनी हुई है? निकल व लोहा। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। देखो, अब बिल्कुल मोटा मोटी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं सीटेट में, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको सीटेट क्लियर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, केवल सी सही है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? पहला है भारत में मानसूनी पवनें, दूसरा है भारत के उत्तरी मैदानों की लू, तीसरा है पूर्वी पवनें और चौथा है पश्चिमी पवनें। तो ये जो तीनों पवनों के उदाहरण दे रखे हैं ये कैसी हैं? स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें मतलब इनका निश्चित होता है कि इस एरिया में ये प्रवाहित होंगी। ठीक है, इस एरिया में ही ये चलेंगी। लेकिन जो मानसूनी पवनें होती हैं इनकी डायरेक्शन कभी कभी चेंज हो जाती है। और हम मौसमी पवने जो है हमारे भारत में, इनको मानसूनी पवने भी बोलते हैं। और मानसून हमारे भारत में आता है जून में। ठीक है, जून जुलाई में मानसून आता है और लगभग अक्टूबर तक इसका प्रभाव होता है। और भारत में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मानसून की वजह से ही होती है। ये सोच लीजिए कि पूरी की पूरी कृषि हमारी मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून आने में देर हो जाए या मानसून जल्दी आ जाए या मानसून बहुत ज्यादा आ जाए या मानसून बहुत कम आए तो इससे हमारी कृषि जो है वो प्रभावित होती है और हमारी अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी मानसून की वजह से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भौगोलिक भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थी ए, बी और सी द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जल से संबंधित जो कथन है उनको पढ़ना है और जो सही विकल्प है वो उसका हमें चयन करना है। ठीक है, और मैं इसका बताना भूल गई, 52 का ये आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, और ये जो जल वाला दे रखा है ये आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर तीनों क्लास 6, 7 और 8th क्लास की हम बात करें कोई एनसीईआरटी है तो वो है 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी। इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां से, लगभग 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप उसको, चाहे आपके पास कितना ही कम समय है, पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ो। आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं है। मैंने भी वहीं से डाउनलोड कर रखी है सारी पीडीएफ, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं और उसके साथ एमसीक्यू देख लेना। ठीक है, साथ में उसके एमसीक्यू देख लेना मेरे चैनल से। ठीक है, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं आप। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 5 से आया है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। ए है, जब तेज वायु सागर की पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, दूसरा है बी,
तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है, बिल्कुल गलत। वायु का सुनामी से कोई लेना देना नहीं है। वायु से क्या आता है, तूफान आता है। ठीक है, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो उससे तूफान आ जाता है, लेकिन सुनामी नहीं आती है। सुनामी आने के कौन कौन से कारण होते हैं, या तो भूकंप आता है, ठीक है, या तो भूकंप आता है उसकी वजह से सुनामी आती है, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं समुद्र के अंदर, उसकी वजह से सुनामी आती है। देखो ये जो एक मैंने एक कटोरा टाइप का बनाया है, ठीक है, अब इस कटोरे में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इस कटोरे को अगर आप हिलाएंगे, ठीक है, अब आप इस कटोरे को हिलाइए, थोड़ा सा ऐसे मूव कीजिए, तो इसमें से पानी छलकेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये कटोरा ऊपर तक भरा हुआ है और आप इसको थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बिल्कुल सुनामी इसी तरह से आती है, जब भूकंप आता है तो पूरी पृथ्वी हिलती है, तो महासागर भी हिलेंगे। महासागर हिलेंगे तो अ, इनमें से पानी बाहर की तरफ आएगा थोड़ा सा, तो उसकी वजह से क्या आती है, सुनामी आती है, ठीक है। और सुनामी मतलब समुद्र का जो पानी है वो स्थानीय इलाकों में घुस जाता है, जैसे हमारी उड़ीसा में, या मतलब तट वाले क्षेत्रों में ही आती है सुनामी, है ना, जो समुद्र से लगे हुए हैं इलाके, जैसे उड़ीसा है हमारा, पश्चिम बंगाल है हमारा, तमिलनाडु है ना, जैसे केरल है, कर्नाटक है, मुंबई है, गुजरात है, ठीक है, इन्हीं में आएगी। और दूसरा मैंने बोला था ज्वालामुखी उद्गार, जैसे ज्वालामुखी उद्गार परपट्टी पे होते हैं, ठीक है, जैसे कहीं कहीं होते हैं, कई कई जगह होते हैं, उसी तरह से पृथ्वी मतलब ऊपरी सतह पर तो होते हैं पृथ्वी की, ठीक है, चट्टानी सतहों पर तो होते ही हैं, जल में भी होते हैं, ठीक है, जल में भी अंदर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। और ज्वालामुखी जब उद्गार होगा, मान लीजिए फोर्स से कुछ बाहर की तरफ आएगा, कुछ निकलेगा, ठीक है, इस तरह से कुछ ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, इस तरह से कुछ निकल रहा है इसमें से अंदर से, तो उसकी वजह से भी पानी बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, दो कारण होते हैं सुनामी आने के। सी है ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार। अब बताना है हमें कौन सा सही है। देखो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, केवल सही है ये वाला, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार। अब देखिए ज्वार भाटा की जो तरंगों के प्रकार है, ये जो ज्वार भाटा है ये तरंगों के प्रकार नहीं है, ये लहरों के प्रकार है, ठीक है, किसके प्रकार है, लहरों के। तरंगों से इनका कोई मतलब नहीं है। तरंगे होती हैं, देखो तरंगों में और लहरों में अंतर होता है, जो लहरें होती हैं वो आपको दिखेंगी, ठीक है, पानी इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, जो पानी चल रहा है, ठीक है, पानी में जो मूवमेंट हो रही है वो क्या है, वो है लहरें। जबकि तरंगें क्या होती हैं, जब आप बिल्कुल स्थिर जल में एक मिट्टी का ढीला डाल दीजिए, ठीक है, कुछ भी आप डाल दीजिए, तो कुछ सेकंड के लिए पानी मूवमेंट करेगा, पानी ऊपर की तरफ उछलेगा या नीचे की तरफ जाएगा। कुछ समय बाद आप देखेंगे उस पानी में ऐसे गोल गोल कुछ बन जाता है, ठीक है, ऐसे गोल गोल टाइप का कुछ बन जाता है, वो होती है तरंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, केवल ए सही है, ठीक है, मैंने व्याख्या करके आपको बता दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और देखो ज्वार भाटा जो आते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा की जो क्रिया होती है वो किसकी वजह से होती है, वो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होती है, ठीक है, ज्वार भाटा किसकी वजह से आते हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट आ गया। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सा उद्योग बेल्ट में विकसित हुआ। बेल्ट में विकसित हुआ मतलब बेल्ट क्या है, बेल्ट है जो आपके ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, उनको उस घास के मैदान का नाम है बेल्ट, ठीक है। ये आया है 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योंकि जो कुछ सिलेबस में चेंजिंग हुई है तो कुछ चैप्टर काट दिए गए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो सीटेट का एग्जाम आ रहा है वो ज्योग्राफी का अगर मैं देखूं तो ज्योग्राफी में वो पूरा ही ले रहे हैं, ओल्ड वाला में से भी आ रहा है और न्यू वाली में से भी आ रहा है। तो आप पूरी एनसीईआरटी को तैयार कीजिए ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो। बाकी हिस्ट्री वगैरह में वो जो चैप्टर काट दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, है ना। अब देखिए बेल्ट के बारे में हम बता रहे थे, तो जो बेल्ट है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है। पहला है भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग। दूसरा है याक पालन के कारण ऊनी उद्योग। देखो याक कहाँ पाला जाता है हमारे यहाँ, याक पाला जाता है लद्दाख में, ठीक है। तीसरा है ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग। ऊंट कहाँ पाला जाता है, हमारे यहाँ रेगिस्तान में, ठीक है, कहाँ, थार रेगिस्तान में, राजस्थान में, ठीक है। चौथा है गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि उत्पादन कौन सी घास में किया जाता है, कृषि उत्पादन किया जाता है जो पेरी घास है, जो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है पेरी, वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो उनमें ये गेहूं का उत्पादन होता है। जबकि बेल्ट में क्या होता है, भेड़ पालन के कारण ऊन उद्योग विकसित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कथन है ए और बी
और पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, देखो ये जो और है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आ गया है ना, इसमें है मतलब अटपटा सा लग रहा है ना पढ़ने में। अब देखिए पहला है, कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से एक है जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। ठीक है, इसका सेकंड है, बी, भारत में कर्नाटक में सोने के निक्षेप है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। जो कोलार है वो विश्व में सबसे गहरी खाने हैं, और गहरी है इसलिए बहुत ज्यादा खर्चीली है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा गहराई से अगर हम निकालेंगे तो श्रम भी ज्यादा लगेगा, मशीनें भी ज्यादा लगेंगी, बहुत सारी चीजें लगती हैं। वहीं अगर हम देखें कर्नाटक, तो कर्नाटक में सोने के निक्षेप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं हमारे भारत में, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर सोने के उत्पादन की हम बात करें तो कर्नाटक में ही है। ठीक है, बाकी तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो पाया जाता है 90% जो है वो कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक का एक शहर है बेंगलुरु, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है सिलिकन घाटी के लिए। ठीक है, यानी कि जो आईटी सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनके लिए भी वो प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका आया है 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से, उद्योग वाले चैप्टर से आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 56, बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? कौन कौन से लक्षण हैं जो समान है ईंधन और बायोगैस में? ठीक है, ईंधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? कोयला है, आपकी ये वन में जो लकड़ियां मिलती हैं ये हैं, ये ईंधन के रूप में काम में आती हैं। देखते हैं, पहला है दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है। दूसरा है दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। बिल्कुल गलत है, दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं है, दोनों अ, जो ईंधन है वो है परंपरागत। ठीक है, और जो बायोगैस है वो है गैर परंपरागत। ठीक है, यानी कि बायोगैस क्या है? नवीकरण है, लेकिन ईंधन क्या है? अनवीकरण है। कोयले का आप एक बार यूज कर लेंगे तो उसको हजारों साल लगते हैं बनने में। ठीक है, दोनों को समान समय नहीं लगता है बनने में। दो देखो, बायोगैस तो कुछ ही दिनों में बन जाती है ना, लेकिन इनको तो बहुत सारे साल लगते हैं। ये कुछ दिनों में बनती है और ये हजारों सालों में जाके बनता है ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, दोनों हरित ग्रह प्रभाव का कारण बन सकती है। तो इसका देखो जो सही आंसर है 56 का, वो आपका तीसरा ही हो जाएगा कि ये दोनों कौन सी हैं? दोनों ही प्रदूषण का कारण होती हैं, और दोनों ही गैस हरित ग्रह प्रभाव का कारण बनती हैं। ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये वो वाली गैस हैं दोनों। और चौथा है, दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार के अ, सह उत्पादक बनते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों, इनकी जो प्रक्रिया है दोनों की अलग अलग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि संबंध है? ठीक है, ये कृषि से संबंधित आया है, ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर शायद ये 3 से आया होगा, है ना, 3 या 4 है। ठीक है, कृषि से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 3 या वो कृषि से रिलेटेड जो चैप्टर है वो 3 या 4 चैप्टर है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए है छोटे भूखंड और साधारण औजार। दूसरा है संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। सी है अर्धशुष्क क्षेत्र। डी है अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। तो इसका 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ए बी डी सही है, जबकि सी क्या है? गलत है। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता ही नहीं होगा कुछ लोगों को जो देख रहे हैं वीडियो, कि गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। गहन निर्वाह कृषि होती है, जैसे आपने अपने गांव देहात में किसानों को देखा होगा, उनके पास एक छोटा सा क्षेत्र होता है, खेत होता है, जिस पर वो कृषि करते हैं। ठीक है, अब उस पर वो क्या करते हैं? उस पर वो अनेक प्रकार की फसलों को उगाते हैं, जैसे मक्का भी बो दी उन्होंने, और थोड़ी सी साग सब्जी भी बो दी। ठीक है, एक एक हिस्से में साग सब्जी बोली, एक हिस्से में मक्का भी बोली, या एक हिस्से में उन्होंने गेहूं बोली है, दूसरे हिस्से में क्या बोली है उन्होंने? वो जौ बोली है। ठीक है, फिर सरसों बोली। तो इस तरह से वो दो तीन चीजों को एक साथ उगाते हैं, है ना। और ये जो गहन निर्वाह होती है ये इसलिए की जाती है कि लोग इसके द्वारा अपना भरण पोषण कर सकें, मतलब अपने घर का खर्च चलाने के लिए इस तरह की कृषि की जाती है। छोटे से छोटे से जमीन के टुकड़े पर अधिक श्रम करके ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा की जाती है। ठीक है, और साधारण इनके औजार होते हैं जो भी गांव में, जैसे कुदाल है, खुरपा है,
हमारे यहाँ फावड़ा या कस्सी भी बोलते हैं उसको। इस तरह के छोटे छोटे उपकरण होते हैं, उनकी मदद से खेती की जाती है। ठीक है। तो देखो ये संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां थोड़ा सा दबाव रहता है कृषि के ऊपर कि वो ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाए, क्योंकि भाई सबको खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसलिए। ठीक है। पहला इसमें दे रखा था छोटे से भूखंड और साधारण औजार, तो ये वाला भी बिल्कुल सही था। और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु, क्योंकि आप कोई भी फसल उगा लीजिए, हर फसल के लिए धूप की जरूरत होती है, बिना धूप के कोई फसल नहीं होती है। ठीक है। तो अधिक धूप वाले क्षेत्र, जलवायु वाली बात भी जो है वो सही है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या चीज है जो विविधता नहीं है, असमानता का उदाहरण है, यानी कि हमें असमानता वाला उदाहरण देखना है। देखो ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से, उसमें विविधता के बारे में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। पहला है धर्म का अंतर। तो ये आपकी विविधता को दर्शाता है कि सबके धर्म अलग अलग हैं, फिर भी वो एक ही साथ रह रहे हैं, है ना। ये क्या है, ये विविधता है। दूसरा है मातृभाषा में अंतर, ये भी विविधता हो गया। बस अंतर इतना ही तो है, यहाँ धर्म है, यहाँ मातृभाषा है। नेक्स्ट है तीसरा आर्थिक स्तर का अंतर। चौथा है खाद्यान्न संबंधी आदतों का अंतर। देखो हर घर में अलग अलग खान पान बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की डिश बनाई जाती है और अलग अलग उनका खाना होता है ना। लेकिन ये जो थर्ड बताया है इन्होंने, ये है असमानता। अब देखिए असमानता और विविधता में क्या अंतर होता है। इसमें विविधता में भेदभाव नहीं होता है, लेकिन असमानता में भेदभाव होता है। विविधता जैसे आपके, आपका फ्रेंड और आप दोनों की जाति अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, ठीक है, खान पान अलग अलग है, लेकिन आप एक दूसरे से भेदभाव नहीं रखते हो, साथ में बैठते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, विचार मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये विविधता हो गई। लेकिन असमानता क्या होती है, असमानता में भेदभाव होता है। अब जैसे आर्थिक अंतर है, आर्थिक अंतर है तो थोड़ा सा रहता है दिमाग में कि भाई ये गरीब है तो ये हमसे निम्न कोटि के हैं, हम इनसे उच्च कोटि के, इस तरह की भावना रहती है असमानता में, यानी कि हम दूसरे से अपने आप को अलग मान रहे हैं। ठीक है, या फिर हम भेदभाव कर रहे हैं, इस तरह की भावना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी आया है उसका सटीक आंसर यही रहा है, आर्थिक स्तर पर या गरीबी, गरीब अमीरी की वजह से असमानता। ठीक है, मतलब गरीब और अमीरी या आर्थिक स्तर, बात तो एक ही है। तो इस तरह का ही ऑप्शन हमेशा सही होता है। मैंने एक दो और प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर में कराया है, तो उसमें इस तरह का ही ऑप्शन मेरे को ध्यान है कि इस तरह का ही ऑप्शन उसमें पूछा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पूर्वाग्रह का अर्थ होगा। देखो ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से। पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होगा? ए है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना। दूसरा है बी लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना। सी है लोगों को एक ही छवि में बांधना। ठीक है। अब इसका हम सही आंसर देखने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जो पूर्वाग्रह है वो क्या है। देखो पूर्वाग्रह है कि हम पहले से ही किसी के बारे में नकारात्मक धारणा बना के रखें। ठीक है, अब कैसे धारणा बना के रखें, देखो वैसे तो इसमें नकारात्मक ही दे रखा है, और इसमें ऑप्शन में दो दे रखे हैं, जबकि मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है। मैं अपना एनसीईआरटी का बता रही हूँ। एनसीईआरटी में लिखा है कि पूर्वाग्रह जो होता है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। पूर्वाग्रह का मतलब है कि हम किसी को जाने बिना, किसी को समझे बिना, किसी के साथ टाइम स्पेंड किए बिना हम ये धारणा बना लें कि वो आदमी इस तरह का है। जैसे हम किसी को देखकर ये सोचें कि अरे भाई इसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसके पास बहुत पैसा होगा। हो सकता है वो कपड़े उसने किराए के पहन रखे हो, है ना, और हो सकता है वो देखने में ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट ना हो, वो पढ़ा लिखा ना हो। तो ये क्या है, ये पूर्वाग्रह है। जैसे हम सरकारी स्कूल के बच्चों को देखकर धारणा बना लेते हैं कि ये कम पढ़े लिखे हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। वहीं हम एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये बहुत होशियार होगा, ये इंग्लिश मीडियम से है, इसको सब पता होगा, ये अच्छे स्कूल में पढ़ता है। तो ये जो है पूर्वाग्रह, ये क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की राय है जो हम किसी के प्रति बना लेते हैं। ठीक है, और ज्यादातर इसका नेगेटिव असर होता है। ठीक है, नकारात्मक सोच के रूप में ज्यादातर लिया जाता है, लेकिन कई बार सकारात्मक भी होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब आप समझ गए ना, कि हम पहले से किसी को जाने बिना, किसी को समझे बिना हम उसके बारे में धारणा बना रहे हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत होशियार है। जैसे लड़कियों को हमेशा ये सोचा जाता है कि ये लड़कों से कम है, ठीक है, ये वो सारे काम नहीं कर सकते जो लड़के कर सकते हैं। ऐसी पूर्वाग्रह बना रखी है लोगों ने, बना लेते हैं देख कर किसी को भी जेंडर के आधार पर, धर्म के आधार पर, कि इस धर्म के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस तरह के हैं। या फिर अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई यूरोप में पढ़ाई करके आया तो वो ज्यादा होशियार है, चाहे हमारे देश में वो, हमारे देश वाला लड़का ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, दोनों ने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, उसने भी और हमारे वाले ने भी। लेकिन हम क्या सोचेंगे कि वो वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे वाला ऐसे ही है, हमारे देश वाला। तो ये
एक क्या है, ये पूर्वाग्रह है कि हम किसी को देखकर उसको जाने बिना ये धारणा बना लें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, ए और बी दोनों सही हैं, जबकि जो सी है वो गलत है। ठीक है, लोगों को एक ही छवि में बांधना, एक ही छवि में नहीं, अलग अलग तरह की छवियों में वो बांधते हैं, जैसा उनको ठीक लगता है कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? ठीक है, जो भारतीय संसद ने पारित नहीं किया है उसको हमें देखना है। पहला है राजद्रोह का कानून, दूसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम, देखो ये 2005 में आया था घरेलू हिंसा अधिनियम, है ना। और ये जो आया था नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, तीसरा है स्ट्रीट वेडर्स पथ या विक्रेता अधिनियम, यानी कि जो रेहड़ी लगाकर रोड पर कुछ सामान बेचते हैं, जैसे फल बेचते हैं, टिक्की गोलगप्पे, ठीक है, चाट समोसे, इस तरह के बेचते हैं ना, फल है, सब्जी है, या छोटे छोटे कुछ कपड़े वगैरह भी बेचते हैं छोटे बच्चों के, कुछ कुछ चीजें बेचते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर रेहड़ी पर या पटरी पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो ये उनके लिए कानून बनाया गया था कि वो इस तरह से सामान को बेच सकते हैं। उनको ऐसे नहीं किया जा सकता कि तुम नहीं बेच सकते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दुकान ले सके। इस तरह का कानून बना था, और ये 90s में कुछ बना था, ठीक है, 1900, मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं आ रहा है, उसमें बना था। और ये आपका दे रखा है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है। और चैप्टर नंबर लास्ट वाला, सेकंड लास्ट चैप्टर में भी शायद इस तरह के अधिनियम, कई सारे अधिनियम दे रखे हैं, वहां भी दे रखा है। नेक्स्ट है इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो ये भी संसद द्वारा पारित हुआ है, ये भी संसद द्वारा पारित हुआ है, लेकिन जो राजद्रोह वाला कानून है ये संसद में पास नहीं हुआ था। ये आपका जो ये वाला जो कानून है ये स्वतंत्रता संग्राम से पहले, मतलब हमारा देश 1950 में आजाद हुआ था, 1950 से पहले ही जेम्स स्टीफन ने ये कानून लेके आए थे राजद्रोह का। ठीक है, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।